आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। बच्चों, जो हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हमारा बेसिक डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जानने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊँ तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स। दो टर्मिनल के अक्रॉस जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज ईएमएफ। और ये ईएमएफ हम लोग निकालते किसका है? निकालते हैं फॉर स्पेशली फॉर सेल एंड बैटरी। ये स्पेशली इन्हीं के लिए क्यों निकाला जाता है? क्योंकि सेल या बैटरी का काम होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स। दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं कौन? बैटरी या सेल। उनके अक्रॉस जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल स्टोर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों, ये कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। सिर्फ फर्क ये है कि पहले इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया और बाद में स्टडी और करी गई तो पता चला कि इसको ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, दिस ओनली फॉर हिस्टोरिकल रीजन। ठीक है, चलिए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? तो सबसे पहले मैं बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर इसकी वर्किंग को धीरे धीरे समझते हैं। वर्किंग को समझने के लिए बच्चों जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जहां पर बच्चों आपके पास होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड को हम लोग किसी एक सेम चैम्बर में रखते हैं, यानी एक ही चैम्बर में रखने कितने हमको? दो इलेक्ट्रोड। जो दो इलेक्ट्रोड रखने वाले हैं और उसको किसके अंदर डिप करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में। यानी हम लोग लेने वाले हैं एक वेसल, उस वेसल में रखने वाले इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के बाद उसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड डालने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड किस चीज के बने हो सकते हैं? ये हम मेटल्स के ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। यहां पर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, मैं आपको इतनी चीजें जरूर बता दूंगा कि आपको समझ में आने लगेगा पूरी तरह। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बोला कि यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बच्चों, मैंने आपको समझाया भी था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्लो करने वाले दो लोग होते हैं, यानी वहां पर आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो और मिलता है आपको दैट इज पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं दैट इज कैटायन और एनायन। ये आप तो बात क्लियर है? एनायन फॉर नेगेटिव एंड कैटायन फॉर पॉजिटिव। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो जिस टर्मिनल या जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और नेगेटिव वाले जिसकी तरफ जाते हैं उनको बोलते हैं एनोड। ठीक है, अब बारी बारी से मैं फटाफट इनको एक्सप्लेन करते हुए आगे चलता हूं, तब आपको बात समझ में और आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर ईएमएफ के बारे में बोलूं तो ईएमएफ क्या है? इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals। बच्चों, यहां पर मैं इलेक्ट्रोड भी लिख देता हूं ताकि आपको और समझ में आए। ठीक है, एट नो लोड कंडीशन, यानी यहां पर मैंने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया है। ठीक है, यानी मैंने इसको ना, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं एक सेल या बैटरी बाहर से परचेज करके लेके आता हूं और उसका रेटिंग दे रखा है कि ये है 20 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 20 वोल्ट का है। तो बच्चों, होता ये है कि वो हमको सप्लाई कितने का करता है? उससे कम की करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि उस पर जो लिखा हुआ टर्म पोटेंशियल है ना, वो है ईएमएफ, यानी कितना वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स को हम लोग बोलो क्या नाम दे दिया है? दैट इज ईएमएफ। इसको बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इप्सिलॉन से। जिससे रिप्रेजेंट करेंगे? इप्सिलॉन से। तो मैंने लिख दिया यहां पर, इसको मैं रिप्रेजेंट करके चलूंगा इप्सिलॉन। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते किस में है? वोल्ट में। ठीक, इसकी और अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बनाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है ना, चलिए देखते हैं।
तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कोई भी वेसल या चैम्बर, ठीक है। इस चैम्बर को मैंने फिल कर दिया है किससे? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। तो ये मैंने फिल कर दिया है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, इनके बिटवीन ना, इनके अंदर मैंने फिल रख दिया है किसको? इलेक्ट्रोड्स को। ये है मेरा पहला इलेक्ट्रोड और ये है मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये जो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है? डाइल्यूट फॉर्म में होता है। जैसे अगर मैं लेड एसिड बैटरी की बात करूं ना, या सेल की बात करूं, तो वहां पर क्या रहता है? दैट इज डाइल्यूट H2SO4। क्या रहता है? डाइल्यूट H2SO4। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे ही ये प्रोसेस होता है, यहां पर आपके पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के मतलब क्या है? कुछ पॉजिटिव आयंस में और कुछ निगेटिव आयंस में, कुछ पॉजिटिव आयंस में और कुछ निगेटिव आयंस में। और होता क्या है? पॉजिटिव आयन एक साइड पर चले आते हैं और निगेटिव आयन एक साइड पर चले जाते हैं। बच्चों, मैंने पहले भी बोला है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं। मैंने कोई भी केमिकल फॉर्मूला यूज नहीं किया है अभी तक फिलहाल। मैंने सिर्फ आपको बोला कि यहां पर ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ना। फॉर लेड एसिड बैटरी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो वो किस में बढ़ जाएगा, या सॉल्यूशन किस में बढ़ जाएगा? H+ आयन में और SO4 माइनस आयंस में, ठीक है ना। किस में बढ़ जाएगा? H+ आयंस में और SO4 माइनस आयंस में। अब होगा क्या? सिंपल सा हम लोग को ये बताना है कि यहां पर जो ये पॉजिटिव चार्ज, यानी जिनको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और निगेटिव चार्ज जिनको हम लोग बोलते हैं एनायंस, क्या होते हैं? वो आ जाते हैं एक टर्मिनल के अक्रॉस। सपोज करो पॉजिटिव वाले इस पे आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर निगेटिव वाले इस तरफ आ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले किस तरफ आ रहे हैं? इधर आ रहे। निगेटिव वाले किधर आ रहे हैं? इस तरफ आ रहे। तो इन दोनों, ये क्या हो जाएगा? अब देखो जरा, धीरे धीरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज करो एक एक आयन इनके पास आ रहा है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, 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 चार्ज हो रहा है। कब तक चार्ज हो रहा है? जब तक ये पूरी तरीके से चार्ज ना हो जाए। फिर उसके बाद पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रोड चार्ज होने के बाद ये क्या करेगा? अगर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो उनको क्या कहेगा? भाई अब जरूरत नहीं है, यानी उनको रिपेल करने वाला है। और सेम सिनेरियो यहां पर होगा, ये निगेटिवली चार्ज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, टिल कब तक? जब तक ये पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो जाएगा। जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो ये क्या कहेगा? भाई निगेटिव वाले की जरूरत अब मुझे नहीं है, यानी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करने लगेगा और निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड निगेटिव चार्ज को रिपेल करने लगेगा। बच्चों, मैंने ये बताया कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं कैथोड। क्या नाम देते हैं? कैथोड। और ये अगर निगेटिवली चार्ज हो रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं एनोड, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसको क्या नाम दे दिया है? कैथोड। ये निगेटिवली चार्ज होगा तो इसको क्या नाम देंगे? एनोड। अब ध्यान देते हैं, अब होने वाला क्या है? अगर मैं इस कंडीशन पर इन दोनों के अक्रॉस पता करूं कि इसके पास कितना पोटेंशियल है, इसके पास कितना पोटेंशियल है। सपोज करो इस वाले के पास पोटेंशियल है V+, आपको अच्छे से पता है फॉर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव एन पोटेंशियल कैसा होता है? पॉजिटिव। और अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल की बात करूं तो इसके लिए पोटेंशियल कैसा है? निगेटिवली चार्ज के लिए निगेटिव। पक्का समझ में आ रही बात? कायदे से कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला है कि भाई ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है इसके पास पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव वाला। और ये इनके पास कैसा पोटेंशियल है? निगेटिव वाला। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मुझे क्या बताना है
कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इनका पोटेंशियल माइनस इनका पोटेंशियल, ठीक है ना, इनका पोटेंशियल माइनस इनका पोटेंशियल। तो अगर मैं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं, यानी इनका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और इनका पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स। टू टर्मिनल्स कौन से हैं? ये पॉजिटिव वाला दैट इज हायर पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये निगेटिव वाला जिसको हम लोग लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर मैं यहां से दोनों का डिफरेंस कर दूं तो आपके पास आ जाता है इप्सिलॉन इक्वल टू वी प्लस वी माइनस। ये आपके पास होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईएमएफ। करेक्ट है बच्चों? देखो मैंने एकदम आसान तरीका यूज करके किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ईएमएफ के बारे में बताया कि ये भाई सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी को मैंने कैलकुलेट किया, किसकी हेल्प से किया है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से किया है, ठीक है। जहां पर मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहां पर आपके पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन और ये आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं इस वाले पर तो ये बन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग नाम देंगे कैथोड, और इस निगेटिव वाले चार्ज अगर इस पर आ रहे हैं तो ये बन जाएगा एनोड। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब मैंने ये बोला कि इनके अक्रॉस, यानी इनके पोटेंशियल का, यानी इसको मैं नाम दे रहा हूं हायर पोटेंशियल, इसको मैं नाम दे रहा हूं लोअर पोटेंशियल, दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो उसी को हम लोग बोलेंगे ईएमएफ, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल। करेक्ट है? बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया। चलिए अब यहीं पर बात करते हैं, ये हमारा कौन सी कंडीशन पर है? नो लोड कंडीशन पर है। यहां पर मैंने कोई भी लोडिंग प्रोवाइड नहीं की है। अब सपोज करो, लेट करो मैंने इनकर अक्रॉस लोडिंग कर दी है, ध्यान से देखेंगे तभी आएगा। देखो जैसे मैंने इनके अक्रॉस क्या कर दिया है? लोडिंग कर दी है, यानी इनके इलेक्ट्रोड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का नाम मैंने रखा है R। तो होगा क्या? यहां से चलेंगे कौन? ये पॉजिटिव आयंस, ये यहां से चलने वाले कौन से लोग? पॉजिटिव चार्ज। यहां से कौन चलेगा? निगेटिव चार्ज। और इधर से कौन चल रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन आपको समझा दूं। क्या समझाता हूं? देखो जो नेगेटिव चार्ज चलते हैं वो हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को बोलूं तो पॉजिटिव चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट कंसीडर करते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहे हैं तो करंट किधर से चलेगी? कुछ इस तरफ से। यानी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज is considered as the direction of conventional current. I am repeating again, the direction of flow of positive charge is the direction of flow of conventional current. जो भी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा किसका? कन्वेंशनल करंट जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब होगा क्या? यहां पर पॉजिटिव वाले इधर से चलेंगे, निगेटिव वाले इधर से चलेंगे, तो होगा क्या? अब इनके अक्रॉस ऐसा कुछ हो चुका था कि ये अब ये प्लस को एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, ये निगेटिव को माइनस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो होगा क्या? जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से चलना शुरू होंगे तो इनका ये क्या हो जाएंगे? ये एक्सेप्ट करने वाले लगेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन,
यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन, यानी चार्ज का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव साइड पे, निगेटिव वाला निगेटिव साइड पर। लेकिन हो क्या रहा है, यहां से तो चार्ज चल रहा है। अब बच्चों होता यह है कि इनके अक्रॉस, जैसे इन दोनों के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, तो मुझे क्या मिला था, इप्सिलॉन। लेकिन ये और ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल पहुंचता है, यानी इनके इस टर्मिनल और यहां पर इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल पहुंचता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ये ईएमएफ से कम होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मार्केट से बैटरी या सेल लेकर आते हैं तो उस पर लिखा रहता है 12 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट का सेल है, लेकिन आप जब डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, जैसे आपको बल्ब जलाना है या कुछ और जलाना है, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। ठीक, जो पोटेंशियल पहुंचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। अब हुआ क्या कि भाई मैक्सिमम तो ये है लेकिन पहुंच रहा है कुछ कम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं लॉस्ट वोल्टेज। क्या बोलेंगे, लॉस्ट वोल्टेज। मैंने इस टर्मिनल वोल्टेज का नाम रख दिया कितना, V। टर्मिनल वोल्टेज का क्या नाम रखा है मैंने, V। तो आप यहां से कुछ और चीजें और सीख सकते हैं, फटाफट देखो जरा। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि कुछ लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट वोल्टेज बराबर कितना आ जाएगा, लॉस्ट वोल्टेज बराबर हो जाएगा जो हमारा ईएमएफ है माइनस हम लोग कर देंगे टर्मिनल वोल्टेज को, और टर्मिनल वोल्टेज को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, दैट इज V। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस नो लोड कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था आपके पास ईएमएफ। जैसे ही आपने क्या यूज करा है, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो क्या हो चुका है, कुछ घट चुका है। मैंने पूछा कितना घटा, तो जो घटा होगा उसी को क्या बोलेंगे, लॉस्ट वोल्टेज। और ये जो लॉस्ट वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, लॉस्ट वोल्टेज। बच्चों ये प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट इनमें फ्लो हो रही है उसके कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं, यहां पर मैं लॉस वोल्टेज को ट्रीट कर देता हूं VL से, V और ये L, लॉस वोल्टेज को ट्रीट कर रहा हूं VL से, तो VL प्रोपोर्शनल टू आपके पास आता है I। और अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो लॉस्ट आया कैसे, तो पता चला VL इक्वल टू I इंटू R। बच्चों इस R को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लॉस किसकी वजह से आया, इस रेजिस्टेंस। भाई ये रेजिस्टेंस है किसके पास, यहां पर है, इस सेल के अंदर, यानी इनके अक्रॉस जो वोल्टेज पहुंचा ना, वो क्या पहुंचा, कम पहुंचा बस। और कम कितना पहुंचा है, वो I टाइम्स ऑफ R, जो करंट फ्लो हो रही थी उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो मुझे क्या मिल गया है, दैट इज लॉस्ट वोल्टेज। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको सिंपल सा समझाया है, दैट इज VL इक्वल टू I इंटू R। यहां पर जो स्मॉल r मैंने यूज किया है इसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहीं पर छोटी छोटी बातें ग्रैब करिएगा। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किया है ना उसका सरफेस एरिया कितना है, उसका सरफेस एरिया कितना है। जैसे हम लोग एक छोटी छोटी चीज जानते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो हम लोग जानते हैं। अब अगर मैं इनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया क्या करूं, इंक्रीज करूं, तो इनका अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। मैं रिपीट करूं फिर से, जो इनका ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं, इनका अगर मैं सरफेस एरिया कम करूं तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है। और अगर मैं इनको बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस सीधी सी बात। दूसरी चीज, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड किस पर करता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस पर। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, मतलब एकदम बहुत इत्मीनान से समझिएगा दोनों बातें। और वहां पर जब हम लोगों ने कंडक्टर के सेंस में क्या पढ़ा था, दैट इज R प्रोपोर्शनल टू 1/A एंड R प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी दोनों के बीच का जो भी मीडियम है, अगर इस मीडियम की या दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाए तो आपके पास सिंपल सा ये प्रोसेस मिलेगा कि इनके बीच का रेजिस्टेंस बढ़ गया। और अगर इस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया मैं इंक्रीज करते जाऊं तो पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस घट गया है, और अगर एरिया को कम रखूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे छोटा सा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या है तो आप बता सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है कहां पर है, बैटरी या सेल में, जो उसका खुद का रेजिस्टेंस जो होगा उसी को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पता कैसे चला, क्योंकि जब भी हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल मेजर करके देखा तो मुझे मिल रहा था मैक्सिमम पोटेंशियल, लेकिन जैसे ही मैंने कोई भी लोड ऐड करके देखा तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल का थोड़ा बहुत लॉस समझ में आया। उस लॉस को अगर निकालने का प्रोसेस समझे तो लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। ठीक है, तो यहां से आप क्या बता सकते हैं, देखो जरा, अगर मैं यहां पर इसको रहने देता हूं और इनको हटाने के बाद थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। देखिए, अगर मैं यहां से बताऊं कि ये जो वोल्टेज लॉस्ट हुआ है क्या है, I इंटू आर, तो अगर मैं यहां पर सेट कर दूं तो आपके पास आ जाएगा लॉस वोल्टेज यानी VL इज इक्वल टू EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलेंगे या टर्मिनल वोल्टेज भी बोलेंगे। यहां पर अगर मैं सेट कर दूं दैट इज I इंटू आर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो करंट यहां से चल रही है, ये वाली करंट जो चल रही है यही तो होकर इधर जा रही है, यानी जो करंट इस वाले रेजिस्टेंस में जा रही है वही करंट इनमें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी है। यानी दोनों में करंट क्या रहेगा, सेम। और सेम करंट होने का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इस सेल के रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, देखो जरा, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट, यहां से अगर मुझे इप्सिलॉन निकालना है तो इप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज इप्सिलॉन बराबर ये आपके पास आ जाएगा दैट इक्वल टू V प्लस आई आर। इप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस I इंटू आर। अब अगर मैं यहां पर ये आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें भी करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, तो हम लोग ओम्स लॉ से लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू आर। बच्चों यहां पर ये है टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये I इंटू आर। तो अभी क्या करेंगे, ये V का वैल्यू अगर मैं सेट कर दूं तो आ जाएगा इप्सिलॉन इक्वल टू I इंटू आर प्लस I इंटू आर, और यहां से आपके पास आ जाएगा इप्सिलॉन इक्वल टू I R प्लस आर। या अगर मैं यहां से करंट की बात करूं तो करंट कितना होगा, करंट होगा इप्सिलॉन अपॉन R प्लस आर। ठीक है, समझ में आया पूरी तरह। मैं रिपीट करा दूं फटाफट, ये जो मैंने बताया था टर्मिनल वोल्टेज है V, जो क्या रहेगा, एक्सटर्नल जो भी हम लोग लोड लगाने वाले हैं उनके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसी को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि ये EMF से थोड़ा कम है तो लॉस के बारे में पता किया कि कितना लॉस्ट हो गया, तो ये आया EMF माइनस वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज को डिफरेंस कर दिए हैं। ये जो लॉस वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। ये अगर करंट बढ़ेगी तो लॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो मेरे पास एक आता है टर्म R, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होगा, इस सेल का या बैटरी का ही होगा। अब क्या करेंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दो बातों पर डिपेंड कर रहा था, पहला द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक, यहां पर करने के बाद हम लोगों ने उसको ये बताया कि भाई मेरे पास अगर करंट जा रही है इसमें तो करंट को कैसे फाइंड करेंगे, ये ट्रिक निकाला। तो करंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा है लॉस वोल्टेज इक्वल टू इप्सिलॉन माइनस V, और यहां पर लॉस वोल्टेज क्या है, I इंटू आर, इप्सिलॉन इंटू V। और ये V निकालने के लिए टर्मिनल वोल्टेज के लिए हम लोगों ने यूज किया है दैट इज ओम्स लॉ यानी I इंटू आर।
तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस आई इंटू आर। वी इक्वल टू सेट करेंगे आई इंटू आर, आई को कॉमन करने वाले आर प्लस आर, और आई इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। इस बात से एक चीज और पता चलती है कि ये जो आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हमेशा जो हमारे पास सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके साथ कनेक्ट होगा, किसमें, सीरीज में। ठीक है, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया है। क्या क्या समझाया मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था इलेक्ट्रो ईएमएफ से। किससे शुरू हुआ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम लोगों ने ये सीखा, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स। उसको समझने के लिए हम लोगों ने बैटरी या सेल का यूज किया। फिर मैंने आपको समझाया लॉस वोल्टेज, फिर मैंने आपको बताया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे दैट इज सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ बताएंगे। हाँ, यहीं पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, करंट है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। चाहे वो टर्मिनल वोल्टेज हो, लॉस वोल्टेज हो या ईएमएफ हो, सभी का वैल्यू क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है।